हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। सॉरी, ये लेक्चर थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि कल चारों तरफ म्यूजिक था, शोर था, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर नहीं पाया था। बट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें देखने चाहिए अपने एग्जाम के लिए। सो हम इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कुछ तो यहाँ पर सबने अपने अपने आर्टिकल्स लिखे थे, तो इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट्स है जो आप यूज कर सकते हो। इंडियाज मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मतलब हम लोग एक डेमोक्रेसी है बट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट भी लगाता है हम पर कि हम किस डोमेन के विद इन रहकर अपने राइट्स एंजॉय कर सकते हैं, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। So India's model of constitutional democracy sustained, sorry, just a second. India's model of constitutional democracy sustained the test of time because of her entrenched constitutional values, her institutions of governance, and the roadmap of every institution now and in the future must focus on strengthening the role of institution within constitutional limits. देखिए, अगर आज हम सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो आता है यूएसए, राइट। लेकिन यूएसए सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी अपने प्रेसिडेंट्स की दम पर नहीं बना है या अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की दम पर नहीं बना है, वो बना है अपनी इंस्टीट्यूशंस की दम पर। ऑलराइट, तो अगर एक कंट्री स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है तो उसके इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, सीएजी ले लीजिए। ठीक है, सीएजी आपको करप्शन या किसी भी तरह की अनोमलीज होती हैं जो स्कीम्स में, वो बताता है। यूपीएससी इज लाइक एन आयरन शील्ड हमारे कंट्री की। ओके, बेस्ट ऑफिसर्स चूज करता है जो पूरी ब्यूरोक्रेसी कंट्री को रन करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक डेमोक्रेसी का बेस होते हैं। अगर यहाँ पे गड़बड़ होती है तो आपकी पूरी डेमोक्रेसी पूरी कंट्री में गड़बड़ होती है। ऑलराइट, तो जितने स्ट्रांग हमारी इंस्टीट्यूशंस रहेंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हमारी डेमोक्रेसी रहेगी। हमने सबका टाइम देखा, जवाहरलाल नेहरू का देखा जिन्होंने ऑलमोस्ट 17 ईयर्स रूल किया। इंदिरा गांधी के टाइम देश ने इमरजेंसी भी देखी। अभी भी एक तरह से काफी असर्टिव पॉलिटिक्स ही चल रही है। ऑलराइट, जहां पे इंस्टीट्यूशंस के वीक होने के एलिगेशंस लगातार इन पर लगते रहते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे तो काफी एलिगेशंस लग चुके हैं कि यहाँ पर शेड्यूल भी रूलिंग पार्टी की एग्रीमेंट से दिया जाता है। ऑलराइट, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट्स को लेकर इशू है कि यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट ही गवर्नमेंट कर रही है, सोलली गवर्नमेंट, तो फिर वो इंडिपेंडेंट कैसे होगा, वो पार्शियल रहेगा। ओके, तो उसी को लेके अब गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है कि हम प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर और साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन की एक कॉलेजियम बनाएंगे, उससे अपॉइंट होगी। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप अच्छे से अपने एग्जाम में अगर मौका मिले तो जरूर लिखिएगा। ओके, कि हम अपनी डेमोक्रेसी सस्टेन कर पाए हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस। अगर इंस्टीट्यूशंस वीक होंगे तो हमारी डेमोक्रेसी भी वीक होगी। इट डजेंट मैटर कि कितना स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर मिलता है हमारे देश को या कितने स्ट्रांग प्रेसिडेंट मिलते हैं, वो मैटर नहीं करता। अगर आपके इंस्टीट्यूशन वीक हो गए तो आपकी डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी। ऑलराइट, तो जब भी कोई एक अच्छा रूलर होगा या अच्छा लीडर होगा, वो हमेशा इन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करने, स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनमस, दीज थ्री आर योर कीवर्ड्स। ठीक है, स्ट्रांग होने चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशन, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स का, और तीसरा ऑटोनमस होने चाहिए। ऑलराइट, वो अपनी फंक्शनिंग अपने हिसाब से कर सकें। ऑलराइट, तो यही समझाना था मुझे आपको इसमें कि एक कंट्री स्ट्रांग बनती है अपने इंस्टीट्यूशन के बेसिस पर, ना कि अपने स्ट्रांग लीडर के बेसिस पर। लेकिन हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, मैन वर्शिप ज्यादा होती है हमारे यहाँ, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, या आज नरेंद्र मोदी हो। लोग अपने एक पॉलिटिकल लीडर में ही सब कुछ देखना पसंद करते हैं, ना कि उन इंस्टीट्यूशंस में जो इस कंट्री को गवर्न कर रहे हैं। ऑलराइट, सेम इज द एग्जांपल विद सीबीआई। अब आप इंडिया की सीबीआई को चेक कर लीजिए यूएसए की एफबीआई से। ऑलराइट, उनकी बेस्ट इसलिए है क्योंकि उनके यहाँ इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम है, जबकि इंडिया में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा है। ऑलराइट, सो हमें अपने इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने हैं। स्ट्रॉन्ग लीडर या स्ट्रॉन्ग पार्टी जैसा कुछ नहीं होता है डेमोक्रेसी में, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ऑलराइट, फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट ने भी अपना एक आर्टिकल लिखा है, नथिंग वर्थ, क्योंकि वो सब बातें ही हैं, बट यहाँ पर कुछ काम का है। और आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट, इट्स प्रियम्बल कंटेन्स द आइडियल्स ऑफ अ फ्रीडम स्ट्रगल।
चलिए वो तो हो गई वो सब बातें। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कि कमिटीज अपॉइंट करता है कई बार, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर सीबीआई इंक्वायरी होगी। अभी मणिपुर के लिए कमेटी इन्होंने गठित की है। तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए आप सिर्फ उस कमेटी का ना कॉम्पोजिशन बताइए कि इसमें कौन कौन हो सकते हैं। जैसे एक दो जजेस होंगे, एक दो गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे। आप स्पेसिफिकली नेम मत कीजिए कि इसी ऑफिशियल को रखिए या इसी जज को रखिए। और तो ये गवर्नमेंट का कहना है कि प्लीज आप एक जो हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसे फॉलो कीजिए। राइट, आपसे ब्रॉड कॉम्पोजिशन बता दीजिए, डोंट नेम इंडिविजुअल ऑफिसर। फिर यहाँ पर फिर से इन्फ्लेशन काफी बड़ा, ऑलमोस्ट 7.44% हो चुका है। रूरल एरियाज में तो और ज्यादा हो चुका है। तो मैं आपको इन्फ्लेशन पे आज ही एक मेंस लेक्चर देने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई की, ठीक है। और क्या ये सीपीआई सही इंडिकेटर है आज की रियलिटी, क्योंकि इसका बेस ईयर क्या है 2011-12, ठीक है, तब से लेके 2023 में आ गए हम। लोगों के फूड पैटर्न में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, लोगों के कंजम्पशन पैटर्न पे। पहले वो लोग क्या ज्यादा पसंद करते थे, अब क्या खाना पसंद करते हैं। उसी तरीके से एक एंजल लॉ आता है, ठीक है, एंजल लॉ ये कहता है जैसे जैसे लोग की इनकम बढ़ती है उनके डाइटरी पैटर्न, उनके कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आता है। और पहले वो अगर व्हीट राइस पे ज्यादा रिलाई करते थे तो आज वो थोड़ा हेल्दी फूड की तरफ जाते हैं। वो वेजिटेबल फ्रूट की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो वेजिटेबल फ्रूट के प्राइसेस ज्यादा बढ़ेंगे एज कम्पेयर टू राइस एंड व्हीट। ऑलराइट, अभी हमारे यहाँ राइस एंड व्हीट के प्राइस बढ़ने की वजह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, क्योंकि उसमें आपने ऑलमोस्ट 80 करोड़ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उस वजह से हुआ है वो। तो हम इन्फ्लेशन पे डिटेल में बात करेंगे आज। देखिए अगर हमारी इंडियन जुडिशरी की बात की जाए ना, तो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें जो है, पहला है कि सोशल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। राइट, ऑलमोस्ट दो या तीन जजेस को आप छोड़ दें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक दो ही हैं, तो बाकी सब ओपन कैटेगरी, मतलब व्हाट आई मीन टू से अपर कास्ट से आते हैं। एक चीज आपको पता है कि जुडिशरी में देयर इज नो रिजर्वेशन। ऑलराइट, एट हायर लेवल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट लेवल पर रिजर्वेशन नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो हम कहते हैं सोशल रिप्रेजेंटेशन, वो नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में भी बहुत लेट हो गया, बहुत पीछे हो गया है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी को ज्यादा अडेप्ट नहीं किया है। आज भी वही पेपर वर्क, वही फाइल्स वगैरह चल रही हैं, ठीक है। और तीसरा, कि हमारी जो जस्टिस है वो बहुत कॉस्टली है, ठीक है। आम भाषा में कहें तो अगर इफ वी टॉक इन लेमन लैंग्वेज, तो जो एक बार कोर्ट गया समझो गया, ओके, तो वो हाल है हमारे। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ आर्टिकल लिखा है उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, जैसे कोर्ट्स आर मेंट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स अगेंस्ट सोशल injustice and arbitrariness and ensure institutional governance. Our Supreme Court is a both constitutional court as well as final court of appeal. Now see what happen is that Supreme Court में जब एक रिफॉर्म की बात की जाती है तो हम लोग कहते हैं that please divide it into two separate branches. One as a court of appeal, that means whatever appeal come from high court, this court should entertain this. And one another should be the constitutional court, okay, constitutional court, which will exclusively deal with only matters which are related to interpretation of our constitution. All right, because sometimes what happens then that due to these appeals, and obviously there are numerous cases that come from high court, okay, by way of appeal. So due to this piling up of these cases, the important constitutional cases are kept in pending. All right, like for example article 370, okay, article 370, the case is still going on, right. There are several cases regarding to reservation issue, be it EWS or OBC or something. Okay, so these are cases where you need to interpret the constitution, and these are a normal appeal. Okay, so it has been recommended that we should bifurcate the Supreme Court into two: one a court of appeal, other as constitutional court, because that's the practice in most of the countries. Right. Next, the greatest challenge the judiciary faces is to eliminate barriers to accessibility of courts, because when you are not able to access the court, then what happens? It leads to shrinking of democratic space. Efforts to increase access to justice must be augmented.
If any person goes to court when he is not getting justice from anywhere else, if he's not getting justice from his elected government, he's not getting justice from police, all right? No one is listening to him. Then what they will do? They will ultimately go and knock the doors of the court. Like see the issue of Madhya Pradesh State Public Service Commission. Okay, what happening there is that there has been no recruitment since 2018. It's been almost 5 years. Students are protesting, they are raising their voice, but if government is not listening, what should be their next course? The only option they are left with is to knock the door of the courts. Okay. Next, now coming to part technology part, then live streaming of court proceedings. This has been allowed, not on every level, but at in some cases in Supreme Court, this the live streaming has been allowed. Translation of judgment from English to other languages with aid of machine learning. Okay, this we are talking regarding the adaptation of technology in court proceedings. Okay, transcription of oral arguments from speech to text. So these are few suggestions that court should adopt. Now, constitutional regime that prioritizes transparency and accountability through institutional checks is facilitated by citizen participation. Now, see, this is equally true for government as well as judiciary, that it is the duty of citizen to ensure that your government is transparent and accountable. If you're not forcing your government to be accountable, then it will ruin you ultimately. All right. So this is equally true for both judiciary as well as government. Okay. Our indispensable duty to seek answers about the functioning of democratic institutions, take part in democratic processes, and demand transparency and accountability from our courts. Because courts should give answer why there is huge pendency of cases. Okay, over 5 crore cases are pending now. And in news before 1 or 2 days, we also saw that when there is high pendency of cases, why you are taking so much of vacations? All right, they could go on vacation, and throughout the year, it's functioning almost 220 days. All right, out of 365 days, you are functioning just 220 days when there is huge pendency of cases. Then next thing is you say that when legislature and executive fail to perform their duty, judiciary steps in. What is termed as judicial overreach and judicial activism. Then if they are failing their duty, then you are also failing your duty. You are piling up the cases. All right. So if you are not able to clear this piling up of cases, then you are also failing in your duty. Okay, so you cannot just say that in case of failure of executive or legislature, as example, Manipur, now we are stepping in. All right, so that is also not right. Now, what you need to do is adapting to digital environment, deploying technology to manage caseloads, setting up paperless courts, designing performance parameters for judicial appointment, machine-assisted translation of judge. These are just basic points in what way we can adapt the technology. Okay, not that important. Now let's move on to something further. See, this is again a case where Delhi High Court is saying that mere absence of injuries can't be ground to hold that penetrative sexual assault did not take place. What we are seeing ki, in various different cases, court is giving different interpretation because it consists of one judge or at max two judge, a bench. Okay, so what is happening is they are giving again contradictory judgments in different cases. So what we need is that first a law should properly define what is rape actually. Okay, where you are going to consider it as a rape, you should clearly define. And if law can't define, then at least a 3 or 5 judge bench of High Court or Supreme Court, it should give clear guidelines, okay, so that it should not lie at the whims and fancies of a particular judge sitting at the proceedings. Okay, so these two steps we need to take. Next is here people have just given their own personal opinions about various things. You don't need to think about this. And here she is highlighting that now our IITs, they are going global. They are opening branches in other countries. Like for example, IIT Madras is opening a branch in Zanzibar. Okay, then I think there is IIT.
Bombay or Delhi, which is opening a branch in UAE also. Okay, so we are going global with our IITs. Here's Shazia Elmi. She's a politician. She's just thanking her father that you stayed in India. Then it is written by a civil servant. She qualified in 2022. Not important. And let's go on to next. Now here Karnataka government is saying that we will scrap this national education policy. Okay, they don't agree with this. Ki whatever center design, it's worth. All right. Now coming to this, there is lot of things in this. I will tell you. First is leasing model. Now see what happen is कि जब ये जो इस तरह के बनाए जाते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, ठीक है, उसी तरीके से हमारे फाइटर जेट्स हो गए, तो इनका जो मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन जो होते हैं ना, ये बहुत कॉस्टली होते हैं। तो अगर वॉर का टाइम है तब तो ठीक है, उस टाइम तो आप यूज कर रहे हो। लेकिन अब जैसे हमने लास्ट वॉर कब लड़ी थी, 99 कारगिल में, आगे, तो उसके बाद ये इस तरह की जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स टाइप होते हैं, इनका मेंटेनेंस ऑपरेशन बहुत ज्यादा होता है। तो वो आपका एक रिकरिंग एक्सपेंडिचर बन जाता है विदाउट गिविंग यू एनीथिंग इन रिटर्न। और तो इसी के लिए एक मॉडल हमने एग्री किया था अपने डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी में, दैट इज लीजिंग मॉडल। मतलब हम पहले से नहीं रखेंगे, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनती है हमारे यहाँ की वॉर की सिचुएशन या हमें जरूरत पड़ती है, तो हम अपनी फ्रेंडली कंट्री से उसको लीज पर ले सकें। ऑलराइट, जैसे 20 साल के लिए ले लिया, 10 साल के लिए ले लिया, ऑलराइट, लीज पर ले सकें। It is a practical solution ensuring rapid build-up during required periods and swift decommissioning when threat subside. एक बार वॉर के बादल छट गए तो फिर आप उसको डिकमीशन कर दीजिए, अपना ये मेंटेनेंस रिपेयर इन पे खर्चा ना हो हमारा। ऑलराइट, बट ensuring the ready availability of high value asset from friendly countries or natural allies is a formidable challenge. अब जैसे हमने फ्रांस जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करता है एलएसी पे जो भी एक्शन चाइना ले रहा है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी उतनी डिपेंडेंट है चाइनीज इंपोर्ट पर। ठीक है, तो सपोज कि कल को अगर चाइना के साथ हमारी सिचुएशन गड़बड़ होती है बॉर्डर पर, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारे ये जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं ये हमें मदद कर पाएंगे उस वक्त। ओके, अगर हम राफेल ना लेते हैं और हम कहते हैं जब वॉर के आसार बनेंगे तब भी हम उनसे लीज पे ले लेंगे, तो क्या वो उस टाइम तुरंत हमें प्रोवाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या उन पे चाइना का प्रेशर नहीं होगा दूसरी तरफ से? इसकी कोई श्योरिटी नहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस लीजिंग मॉडल में। ओके, सो हमने इनकॉर्पोरेट तो किया है इसको कि हम लीज पे ले सकते हैं। जैसे हमने रशिया से, आई थिंक रशिया से हमने एक सबमरीन ली हुई है, ओके, न्यूक्लियर सबमरीन। सो लीजिंग एज ए कैटेगरी इन डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, this facilitates the swift leasing of high-intensity assets such as aircraft carrier, nuclear submarines, fighter jets, and other critical equipments. Okay, तो हमने ये चीज इंक्लूड की हुई है अपने डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी में। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हम नेवी के कंटेक्स्ट में क्यों बोल रहे हैं लीजिंग की? क्योंकि देखिए चाइना's assertiveness in South China Sea coupled with its rapid naval advancement cannot be ignored. India must enhance its defense capabilities, strengthening its naval forces with aircraft carrier, nuclear submarine, and corvette. See, when we talk about Indian Ocean, ये हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है। यहाँ कहीं हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है, और फिर यहाँ से शुरू हो जाते हैं जावा एंड सुमात्रा, राइट। और यहाँ से है मलाक्का स्ट्रेट, राइट, मलाक्का स्ट्रेट। तो वी पर्सनली थिंक कि देखिए हमें कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। एक अरेबियन सी में हो टू काउंटर पाकिस्तान नेवी, दूसरा बे ऑफ बंगाल में हो, एंड थर्ड वन इन ब्लू वाटर जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है उसमें। ओके, तो अब एज ऑफ नाउ वी हैव 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बट वी नीड वन मोर। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर मैनी इमर्जिंग डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज जो कि अब डिफेंस सेक्टर में भी देखने को मिल रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डायरेक्ट एनर्जी वेपन। एनर्जी वेपन वो होते हैं जो डायरेक्टली, जैसे आपने लेजर फायर किया, ओके, और वो फाइटर जेट्स को या आने वाली मिसाइल को वहीं पे मार गिराएं। ओके, तो ये एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन आजकल आ रहे हैं। दूसरा, बिग डेटा एनालिटिक्स, आईओटी आर ग्रेटली एनहांसिंग वेपन इफेक्टिवनेस। बेटर टारगेटिंग होती है, प्रिसिशन टारगेटिंग होती है। Now, the challenge for Indian armed forces lies in swiftly integrating these disruptive टेक्नोलॉजी, वेपन्स, डिलीवरी सिस्टम एंड फोर्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म्स। अगर इस चीज में हम चाइना को देखेंगे तो वो काफी ज्यादा आगे है इंडिया से।
हम अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन उतना तेजी से नहीं कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पर टॉपिक है थिएटराइजेशन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि थिएटराइजेशन होता क्या है। सी अगर हम मान लें कि ये है हमारा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया एंड दिस ऐसे करके, ठीक है। सॉरी फॉर बैड मैप बट दैट्स ऑल। और तो यहाँ है हमारे पास पाकिस्तान और यहाँ पर है चाइना। ओके, और ये है हमारा पूरा नीचे इंडियन ओशन रीजन। राइट, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। नो व्हाट हैपेंस कि अभी क्या होता है कि जैसे अगर मान लो हम ये पाकिस्तान बॉर्डर की ही बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आर्मी का कमांड एक अलग हाथों में रहता है, ठीक है। एयरफोर्स की अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो उसका कमांडर एक अलग रहता है आदमी, ठीक है। और सपोज कि आपको पाकिस्तान को काउंटर करना है तो फिर यहाँ से नेवी जाती है कराची पोर्ट की तरफ अटैक करने, तो उसमें नेवी का कमांडर अलग होता है। ऑलराइट, उससे सेम सिचुएशन चाइना बॉर्डर पर होती है, ठीक है। तो इस सब को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, तो हम इसमें एक वेस्टर्न थिएटर बनाएंगे इसको। ऑलराइट, जिसमें तीनों सर्विस का एक ही कमांडर होगा। कोई एक कमांडिंग ऑफिसर होगा जिसके अंडर में सारे एसेट्स रखे जाएंगे, एयरफोर्स के एसेट्स भी, आर्मी के भी, नेवी के भी एसेट्स। ओके, क्योंकि उसका काम है पूरी पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ हमारा वेस्टर्न फ्रंट को डिफेंड करना। ओके, इसका हेडक्वार्टर बनाया जाएगा जयपुर को, ठीक है। सिमिलरली चाइना बॉर्डर पर भी हम यही करेंगे और इसका हेडक्वार्टर बनाया जाएगा लखनऊ को। ऑलराइट, और तीसरा हम लोग बनाना चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन के लिए। ऑलराइट, तो थिएटर कमांड इज, थिएटर वर्ड जब भी आप सुनते हैं इट मीन्स इट इज ए जॉइंट कमांड ऑफ ऑल ट्राई सर्विस। ओके, तीनों सर्विस का एक ही कमांडर के हाथों में दे दिया जाता है एंड मोस्टली माना जाएगा कि ये फोर स्टार रैंक का कोई ऑफिसर होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी तीन सर्विस हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। ओके, बोथ आर हेडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव चीफ, और ये भी होते हैं फोर स्टार जनरल, ठीक है। उसके बाद आपको पता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हमने बनाया है अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री, और इसके हेड कौन है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस, सीडीएस, ठीक है। जो भी हैं अभी न्यू हमारे, शायद अनिल चौहान है। ओके, तो इनके अंडर में, नो, ये इन पे इनके अंडर में ही रहते हैं हमारे तीनों फोर स्टार ऑफिसर्स यानी कि चीफ, ठीक है। आर्मी चीफ, नेवल चीफ एंड एयरफोर्स चीफ, ठीक है। उसके बाद जब ये तीन थिएटर बन जाएंगे तो ये भी डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे डीएमए को, ना कि अपने स्पेसिफिक चीफ्स को। अभी तक ऐसा होता है कि अगर जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पर कोई एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है तो वहां का जो कमांडिंग ऑफिसर होगा वो अपने एयरफोर्स चीफ को रिपोर्ट करता है। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होगा, जो हमारे थिएटर कमांड होंगे वो भी फोर स्टार होंगे, ये सब भी फोर स्टार हैं जो चीफ्स हैं सारे, ठीक है। तो वो भी डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे टू सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। ऑलराइट, अभी ये जरूरी नहीं है कि तीन ही थिएटर बनेंगे, पांच भी बन सकते हैं, छह भी बन सकते हैं, डिपेंडिंग कि क्या फाइनल रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। बट आपको समझने की जरूरत ये है कि यहाँ पे ट्राई सर्विस का इंटीग्रेशन करने की कोशिश करें। अब यहीं पर हमारे पास अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक थिएटर बना रखा है। यहाँ पर एक ही कमांडिंग कमांडर होता है, उसी के अंडर में सारे एसेट्स रखे जाते हैं, एयरफोर्स के भी, नेवी के भी और आर्मी के भी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास थिएटर का एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास है, लेकिन अंडमान निकोबार पे। और दूसरा है हमारा जो न्यूक्लियर ग्रुप है, जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को कमांड करता है ना, न्यूक्लियर कंट्रोल अथॉरिटी, एनसीए, ठीक है। उसमें भी अ, हमारे पास थिएटराइजेशन है, मतलब एक ही कमांडर है पूरे डिसीजन लेने के लिए। ऑलराइट, तो उसमें एग्जीक्यूटिव डिसीजन तो लेते हैं हमारे जो अजीत डोभाल जी हैं वो, ठीक है, एनएसए। और पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर, अगर कभी न्यूक्लियर वेपन यूज करने की नौबत आती है तो, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव वे में एंड ये पॉलिटिकल परमिशन, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर ये पूरे ऑल सिक्स विल रिपोर्ट टू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स अंडर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और तो आपको थिएटराइजेशन समझ में आया। अब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि देखिए कारगिल रिव्यू कमेटी जब बनी थी ना, तो उसने यही कहा था कि कई बार जब आर्मी को जरूरत थी तब एयरफोर्स से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो नहीं पाया, कई बार लेट मदद मिली, ठीक है। सेम विद नेवी एंड एयरफोर्स, जब जरूरत पड़ती है तब वो एक कमांडर दूसरे कमांडर से बात कर रहा है, फिर वो प्लान कर रहे हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। तो इस कारगिल कमेटी ने कहा था कि इंडिया को सबसे पहले तो एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाना चाहिए, सीडीएस, जो कि हमने बना दिया है। उसके बाद आपको थिएटर बनाने चाहिए ताकि एक ही कमांडिंग ऑफिसर के अंडर में सारे एसेट्स रखे जाएं, ठीक है। उसके बाद यही सेम बात शेकतकर कमेटी ने भी कही,
ठीक है, तो अब हम ये थिएटर बनाने के प्रोसेस में हैं। लेकिन क्या है कि तीनों फोर्सेस में एक इंटीग्रेशन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जब सारे एसेट्स एक आदमी के हाथ में रख दिए जाएंगे, तो अब जो कमांडिंग ऑफिसर होगा वो कहाँ से आएगा? वो एयरफोर्स से आएगा या आर्मी से आएगा या नेवी से आएगा? ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन बनाएंगे तो कहाँ से आएगा? तो इन लोगों में आपस में जो एक टसल है, उसकी वजह से ये इतनी स्मूथली प्रोग्रेस कर नहीं पाया है। लेकिन अगर थिएटर्स की बात करें, तो चाइना ने थिएटर बना रखे हैं अपने यहाँ, आई थिंक समथिंग 7 समथिंग थिएटर्स बना रखे हैं उसने। और बात करें यूएसए की, तो यूएसए करता है ग्लोबल पुलिसिंग पुलिसिंग ओके, उसने पूरे वर्ल्ड ओवर अपने थिएटर बना रखे हैं, जैसे वेस्ट एशियन थिएटर। ठीक है, इसकी पूरी जो एक ये वाला जो थिएटर, ये पूरा वेस्ट एशिया के रीजन को देखता है, ईरान, इराक और जो अरेबिया वाला है। ठीक है, उसी तरह से इसने अलग अलग थिएटर बना रखे हैं। ग्लोबल लेवल पे सिर्फ यूएसए अकेला ऐसा कंट्री है जिसने ऐसे थिएटर बना रखे हैं। कंट्री लेवल पर कई कंट्रीज हैं बनाते हैं, ऑलमोस्ट 32 कंट्रीज ऐसी हैं। ठीक है? अभी अगर हम अपनी बात करें तो हमारे यहाँ जो ये अलग अलग से कमांड होते हैं, तो इसमें काफी सारे हैं, जैसे एयरफोर्स के में 7 हैं, आर्मी में भी 7 हैं और नेवी में भी 3 हैं। ठीक है, तो इतने सारों को हमें थोड़ा सा ट्रिम डाउन करना है। ये देखिए यहाँ पर आर्मी हैज 7, एयरफोर्स हैज 7, नेवी हैज 7। ठीक है, तो करेंटली इंडिया मेंटेन 2 ट्राई सर्विस कमांड। वन इज अंडमान निकोबार कमांड, ठीक है, वहां पर एक थिएटर बना रखा है हमने, और दूसरा बना रखा है स्ट्रेटेजिक कमांड फॉर न्यूक्लियर एसिड्स। यहाँ पर भी एक थिएटर बना रखा है। कोई अलग अलग नहीं दे रखा है कि कुछ न्यूक्लियर वेपन्स नेवी के अंडर में, कुछ आर्मी के अंडर में, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी 17 इंडिविजुअल सर्विस कमांड्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए सेपरेट। ठीक है, द गोल इज टू स्टैब्लिश 5 थिएटर कमांड अंडर डायरेक्ट ओवरसाइट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, हमारा गोल है 5 थिएटर बनाना डायरेक्टली अंडर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ताकि जो भी कोऑर्डिनेशन होना है वो वहीं पे होगा, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अंडर में, सीडीएस के थ्रू। ठीक है, हर एक थिएटर कमांडर को अपने अपने सर्विस चीफ को नहीं कॉल करना पड़ेगा, जैसा कि अभी प्रेजेंट में प्रैक्टिस है। ऑलराइट, देन इससे फायदा क्या होगा? इंटीग्रेटिंग ऑपरेशंस, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट सर्विस, रिपेयर, ओवरऑल ट्रेनिंग अक्रॉस ऑल 3 सर्विसेज। तो आपकी जो एसेट्स हैं उनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार कुछ फाइटर जेट, कुछ हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स नेवी के पास भी होते हैं। ठीक है, एयरफोर्स के पास तो है ही। तो इसमें तो डिप्लीकेशन हो रहा है ना हमारे रिसोर्सेज का, राइट? अगर वो एक थिएटर होता है एक ही कमांडर के अंडर में, तो वो जितने भी फाइटर जेट्स, जो हेलीकॉप्टर्स को चाहिए, वो एक ही बार में अपने पास रखता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेवी को भी कुछ देने पड़ेंगे, एयरफोर्स को भी कुछ देने पड़ेंगे, एक थिएटर को देने पड़ेंगे अब सिर्फ। ठीक है, सो इट विल इंटीग्रेट द ऑपरेशन, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट सर्विस, रिपेयर, ओवरऑल ट्रेनिंग। राइट, मतलब हम, आप कह सकते हो कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। क्लियर? Now, Lok Sabha's recent approval to empower commanders of inter-service organization with disciplinary and administrative control over Army, Air Force, Navy personnel under their command is seen as significant step towards theaterization. तो इस बिल से आपने एक स्टेप तो लिया थिएटराइजेशन की तरफ, बट अभी कंप्लीटली नहीं किया है, बिकॉज इट विल हेल्प अस मैक्सिमाइज मिलिट्री एफिशिएंसी। इसका गोल क्या है? इट विल कंबाइन ऑल एसेट्स ऑफ ट्राई सर्विस, इट विल प्रमोट जॉइंटनेस, provide better disciplinary and administrative power to commanders of inter-service organization. And theaterization is not a new concept. More than 32 countries in the world have this, okay, including China, USA. Indo-China border comes under a single theater command, that is Western Theater in China, but multiple commands in India. उनका तो एक ही कमांड पूरा डील कर रहा है इंडियन बॉर्डर से, बट हमारे यहाँ पर मल्टीपल कमांड है। US military has 11 combatant commands, each having different geographical and functional mission. Okay, यूएस ने ग्लोबल लेवल पे थिएटर बना रखे हैं, वेस्ट एशियन के लिए अलग, ईस्ट एशिया के लिए अलग, पैसिफिक के लिए अलग, इस तरीके से। ओके, बट इसमें अब एक चैलेंज ये आएगा कि इसको स्टेबलाइज करने में टाइम लगता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ थिएटर कमांड कैन टेक 3 to 5 years. PLA in China started this initiative in 2015 and are still in process of optimizing it. ऑलराइट, सो ये बात हो गई थिएटर्स की। उसमें हम डिटेल में कभी मेंस के लेक्चर में भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा छोटा टॉपिक है कि हम 5 मिनट में खत्म कर लें। जस्ट अ मिनट। यहाँ पर कुछ लेसन दिए हैं रशिया यूक्रेन वॉर से। देखिए, टाइम होता था जैसे जब हिटलर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसने एक टर्म दिया था ब्लिट्सक्रिग।
राइट, मतलब स्विफ्ट अटैक, एकदम स्विफ्ट अटैक कीजिए, जल्दी से जीत लीजिए और अपने कंट्रोल में ले लीजिए। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। रशिया ने कोशिश यही की थी यूक्रेन में, ठीक है, बट हो नहीं पाया। साल भर से ज्यादा हो गया वहां फाइट करते हुए, और अब तो रशिया डिफेंसिव है, यूक्रेन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहला लेसन ये है कि आप तैयारी कीजिए। वॉर एक्सटेंडेड पीरियड तक अगर चलती है, लंबी खींचती है वॉर, तो उसकी तैयारी रखनी चाहिए आपको। जैसे 1971 वॉर में क्या हुआ था, हमने 2 दिसंबर को डिक्लेयर किया था पाकिस्तान पे वॉर, एंड 16 दिसंबर को सरेंडर करवा लिया था। 14 डेज की वॉर हुई थी। ओके, तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि हम अपना आर्सेनल जो है वेपन्स का, वो इतना रखें कि 15-20 दिन तक हम लड़ पाएं। बट यूक्रेन का लेसन अगर हम देखें, यूक्रेन रशिया वॉर का, तो नाउ इंडियाज मिनिमम एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल ऑफ एम्यूनिशन एट 15-20 डेज इज अनसेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, अब इतने से बात नहीं बनेगी आज के टाइम में। सो ये खुद हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए। 15-20 दिन का ही तैयारी रखें हम, वो ठीक नहीं है। सेकेंड, इट इज imperative that we enhance our capacity to withstand potentially lengthy and unpredictable multi-front conflict across various territories. ओके, सो ये फर्स्ट चीज। दैन कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जो कहता है कि आपके पास हमेशा स्ट्रेटेजिक अलाइज होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें यूक्रेन को कितना फायदा हुआ है, उसको आज जो भी वेपन मिल रहे हैं वो सब नाटो कंट्रीज से मिल रहे हैं। अगर ये वेपन नहीं मिलते तो यूक्रेन 4 दिन भी फाइट नहीं कर पाता रशिया से। ऑलराइट, तो स्ट्रेटेजिक अलाइज आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो इंडिया ऑल्सो शुड प्रायोरिटाइज द कल्टीवेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड काउंटर अलायंस। फॉर एग्जाम्पल I2U2, कौन कौन है इसमें? इंडिया, इसराइल, यूएई, यूएसए। ओके, और एंगेजमेंट्स लाइक कॉड। कॉड आपको पता है, चारों मेंबर है ना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इंडिया। And now see this point. This is really beautifully written. Non-alignment is evolving into a broader framework of multi-alignment, where there should be no hesitance in selecting long-term alliances and groupings based on shared ideology and complex geopolitical landscape. इंडिया बात करता था नॉन अलाइन की, कि हमें किसी के साथ अलाइन नहीं होता है, नहीं होना है। बट अब आज प्रेजेंट डे की जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखते हुए नॉन अलाइन होने से काम नहीं बनेगा, आपको मल्टी अलाइन होना पड़ेगा। ठीक है, जिस कंट्री के साथ आपको लगता है कि ये हमें हेल्प कर सकते हैं, ये हमारे काम आ सकते हैं अंडर एडवर्स सिचुएशन, तो हमें उनसे दोस्ती रखनी चाहिए। सेकंड, आज की जो लड़ाई है, इसमें ड्रोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे प्ले क्रूशियल रोल, स्पेशली यूक्रेन वॉर में। और यूक्रेन ही नहीं, इन्होंने ड्रोन्स ने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई है सीरियन वॉर में, अर्मेनिया अजरबैजान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी तरह यूक्रेन में। ठीक है, तो हमें भी अपनी, वी नीड टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर डीप पेनिट्रेशन ड्रोन्स विच हैव देयर पेलोड, हायर पेलोड कैपेसिटी, मतलब ज्यादा वेपन कैरी करके ले जा पाए, जो बॉम्ब्स, मिसाइल एंड बारूद। ओके, दूसरा, अब स्पेस में भी ये वॉर स्पेस तक पहुंच चुकी है। तो आपको याद होगा इंडिया ने किया था मिशन शक्ति, ठीक है, जहां पर हमने मिसाइल से एक सैटेलाइट मार गिराई थी। मिशन शक्ति आर दी हार्बिंगर एंड नीड टू बी परफेक्टेड बाय मेन स्ट्रीम रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर स्पेस वेपनाइजेशन। उसके अलावा यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एडवांस हाइपरसोनिक सिस्टम सपोर्टेड बाय मॉडर्न कमांड कंट्रोल एंड रिकॉनिसेंस इज imperative. Similarly, India should align its credible minimum deterrence with Pakistan's full spectrum deterrence. क्योंकि हमने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो हमारी है उसमें हमने कहा है मिनिमम डेटरेंस रखेंगे, मतलब कोई हम पे अटैक ना कर पाए, और अगर हम अटैक भी करते हैं रिवर्ट करके उनके अटैक के बाद, तो हम मिनिमम यूज करेंगे। जबकि पाकिस्तान फॉलो करता है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, कि अगर एक बार वॉर शुरू हुई तो हम पूरा यूज करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का। ओके, तो हमें भी इसको अलाइन करने की जरूरत है अब। दूसरा, रशिया सैंक्शन क्यों सर्वाइव कर गया? क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है, फूड में, फ्यूल में, फाइनेंस, फायर आर्म्स में। जबकि इंडिया हैविली डिपेंडेंस है ऑन इंपोर्ट्स ऑफ वेपन एंड टेक्नोलॉजी। तो हमें ये इंपोर्ट थोड़ा कर्टेल करने की जरूरत है। तो इसी स्टेप में हमने जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लिया है और पॉजिटिव लिस्ट बनाई है, ये वेलकम है। पॉजिटिव और नेगेटिव लिस्ट का कंसेप्ट ये है कि नेगेटिव लिस्ट हमने बनाई थी कि इसमें हम इंपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम सिर्फ टोटली इंडिजिनस पे ही रिलाई करेंगे। दूसरा, हमने पॉजिटिव लिस्ट बनाई थी कि इसमें हम इंपोर्ट अलाउ करेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है पाकिस्तान में, कि जब चुनाव होने वाले होते हैं तो उनके प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं और एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, ताकि इलेक्शन थोड़े फेयर हो सके। उनकी आर्मी होने नहीं देती फेयर, वो अलग बात है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया में भी हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर अगर उसका एक केयर टेकर हो, ताकि कोई इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, और वो अपने इसको गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल पावर है एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो मिसयूज ना हो। तो उसके लिए आपको भी इलेक्शन के वक्त जो 2-3 महीने का समय होता है,
उसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, एंड सेम गोज विद चीफ मिनिस्टर, ठीक है, क्योंकि कई बार चीफ मिनिस्टर्स की पावर को मिसयूज किया जाता है, ऑलराइट, इलेक्शन में थोड़ी बहुत हेर फेर करने के लिए। तो ये केयर टेकर का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, अगर ये इंप्लीमेंट हो सकता है तो करना चाहिए। नाउ व्हाई डॉक्टर्स आर प्रोटेस्टिंग रूल्स टू प्रिस्क्राइब जेनेरिक ड्रग्स। देखिए, अब एक तो होती है ब्रांडेड ड्रग्स, पेटेंटेड, ओके, उसके अलावा इन्हीं का एक जेनेरिक वर्जन बनाया जाता है ताकि वो थोड़ा सस्ता मिल सके, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कुछ कैंसर ड्रग्स की, तो वो आती है 2.5 लाख एक पत्ते का, ओके। उसी का जो जेनरिक वर्जन आता है तो वो आता है 8,800 का, ठीक है, ताकि लोगों को अफोर्ड कर सकें लोग उसको, ठीक है, अफोर्डेबल। तो अब जो यहाँ पर हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसने गाइडलाइंस दी है, उसने कहा है कि डॉक्टर्स लोग सिर्फ जेनरिक मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब करेंगे, मैंडेटरी कर दिया उसने। तो उसी के अगेंस्ट जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो डॉक्टर्स की बॉडी होती है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स की, ठीक है, तो यहाँ पे एनएमसी की जो गाइडलाइंस आई है, इसके अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। इन्होंने कहा है कि देखिए, जेनेरिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने से, एक बात बताइए, कि अगर कल को बंदा ठीक नहीं हो पाता या रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, तो इसमें क्या डॉक्टर की रेपुटेशन खराब नहीं होगी? ऑलराइट, होगी। उसके बाद सेकंड थिंग इज कि ये जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं, इनकी क्वालिटी टेस्ट उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो क्वालिटी टेस्ट, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है मेडिसिन की, तो फिर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ओके। एंड सेकंड थिंग इज कि अगर ये चीज जेनरिक मेडिसिन ठीक से काम नहीं कर पाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि फिर जो आपका, जस्ट सेकंड, ऐसे में फिर आपकी जो मेडिकल वाले हैं वही रेकमेंड करते हैं कि ये दवाई नहीं, आप ये ले लीजिए। तो ऐसे में डॉक्टर के पास अथॉरिटी ना होके एक मेडिकल स्टोर वाले के पास अथॉरिटी चली जाती है कि वो प्रेस्क्राइब कर रहा है कि अगर ये काम नहीं कर रही है तो आप ये ले लीजिए। अरे तो उसी को लेके ये सारा प्रोटेस्ट है, डॉक्टर्स ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं जेनरिक मेडिसिन को। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो ये गाइडलाइन दी है, ये ठीक नहीं लग रही उन्हें, ठीक है। नाउ अब ये गाइडलाइन क्या कहती है? डॉक्टर्स कैन ओनली राइट द जेनरिक नेम ऑफ मेडिसिन ऑन द प्रेस्क्रिप्शन, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल, आप पैरासिटामोल ही लिखिए, आप डोलो नहीं लिख सकते, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म है बायोसिमिलर, आप प्लीज को याद रखें अपने प्रेजेंट्स के लिए, ऐसे वर्बेटिम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं अब। बायोसिमिलर इज ए डिफरेंट वर्जन ऑफ बायोलॉजिक प्रोडक्ट दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन लिविंग सिस्टम। और ये तो बायोसिमिलर आप प्लीज अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। नाउ the new guidelines do not allow doctors to write a specific brand the medicine with the relevant active ingredient your pharmacist stocks, ओके। क्योंकि आपने दवाई का एग्जैक्ट नाम नहीं लिख सकते, और क्या होता है कि हर दवाई, हर मेडिसिन में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब मेडिकल स्टोर वाले के पास जो भी अवेलेबल होगी वो दे देगा आपको, क्योंकि डॉक्टर ने तो कोई ब्रांड नेम लिखा नहीं है कि यही दवाई देना, उसने तो एक जेनरिक नेम लिख दिया है, जिसका सिर्फ ये देखना है उसको कि एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है, और उस बेसिस पर वो आपको दे देगा, ठीक है। तो काफी कुछ डॉक्टर के हाथ से निकल के मेडिकल शॉप वाले के हाथ में चला जाता है। Now, drug stores usually do not stock because of very low profit margin, क्योंकि जेनरिक वर्जन रखते नहीं है मेडिकल वाले, क्योंकि उस पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, प्राइस ही कम है तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा, ओके। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सब्सटीट्यूट इट विद ए ब्रांडेड मेडिसिन विल शिफ्ट टू फार्मासिस्ट। नाउ व्हाट विल हैपन कि वो मेडिकल स्टोर will tell you that we don't have this generic medicine, I will give you another one, okay, the branded one. So यही ब्रांडेड अगर डॉक्टर ने रेकमेंड किया होता तो ज्यादा बेटर होता ना, एक मेडिकल स्टोर वाले की बजाय। नो, दिस विल प्रमोट ब्रांड्स दैट हैव गुड प्रॉफिट मार्जिन। अब ऐसे में वो उस ब्रांड को रेकमेंड करेगा पेशेंट को, मेडिकल स्टोर वाला, जिसपे उसको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल रहा होगा। देन सेकंड पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ जेनरिक्स वेरी अक्रॉस कंपनीज। द क्वालिटी कंट्रोल इन द नेशन इज वेरी वीक, वो हम देख चुके हैं कितनी कंट्रीज में डेथ हुई है हमारे यहाँ से बने हुए सिरप की वजह से, राइट। सो देयर इज प्रैक्टिकली नो गारंटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। Now, guidelines were notified without consultation with stakeholders. This is the big problem in India. Be it farmer laws, फार्मर की जो लॉज आए थे 3, वो भी आपने स्टेक होल्डर से कंसल्ट किए बिना बना लिए थे, ठीक है। यही यहाँ पर आपने किया है। तो जब भी आप कोई चीज बिना कंसल्टेशन के लाओगे तो उसको चैलेंज किया ही जाएगा, ऑलराइट। तो फिलहाल के लिए इसको डेफर करना चाहिए, एंड पहले वाइडर कंसल्टेशन कीजिए आप, उसके बाद डिसाइड कीजिए। नाउ ओनली 0.1% मेडिसिन आर टेस्टेड फॉर क्वालिटी चेक्स इन इंडिया, ओके। उसी बेसिस पर आप डिसाइड कर लेते हो कि ये सेफ है या नहीं।
Until a few years ago, it was not mandatory for companies making generics to carry out bioequivalence or stability study. Now ये जो दो टर्म्स हैं इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, हम इनको देख रहे हैं अभी, बायोइक्विवेलेंस एंड स्टेबिलिटी स्टडीज। तो ये होती क्या है? See, bioequivalence studies are done to show that the generic drugs elicit the same response as branded version. ठीक है, आप बायोइक्विवेलेंस क्यों करते हो? ताकि आप ये देख सको कि ब्रांडेड मेडिसिन देने पर भी बॉडी जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है उसी तरीके से वो जेनेरिक मेडिसिन देने पर भी रिस्पॉन्ड करे। और तो ये होता है बायोइक्विवेलेंस। Stability studies. These are done to see how the quality of drug varies over a period under specific environmental condition. Okay, कि आपकी ये जो क्वालिटी है ड्रग की ये ओवर द टाइम किस तरीके से वैरी करती है अंडर स्पेसिफिक एनवायरमेंट कंडीशन। Now 3% of all medicine tested over last 3 years found to be not of standard quality. Right? स्टैंडर्ड क्वालिटी एक हमेशा से डाउट है ये इंडिया में खासकर। Now see, I want you to note down these three words for your exam. Okay, biosimilars, extremely important for your prelims, bioequivalence and stability studies. ठीक है, ये तीनों वर्ड्स आप अपने एग्जाम के लिए ध्यान रखें। नाउ प्राइम मिनिस्टर के ओवर द ईयर काफी सारे स्पीच आए हैं तो उसी को लेकर उन्होंने कब कब कौन सा कंसेप्ट दिया वही बात की गई है, तो आप अपने आंसर में कई बार यूज करते हैं इस तरह के वर्ड्स। ठीक है, जैसे 2020 में उन्होंने क्या कहा? सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। 2021 में उन्होंने कहा सबका साथ, हमें न्यू इंडिया बनाना है 2047 तक, 2047 तक। तो ही सेड सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। Then last year in 22 he adopted 5 pran, panch pran. Alright, so you should remember these 5 and wherever you want to relate a particular topic with these things, it give more weightage to your answer. Alright, the major resolve for a developed India. First, we need to work towards developed India now, not developing but developed by 2047. Second, liberate ourselves from mindset of slavery, that is colonial hangover. Third, we should be proud of our heritage and legacy. Fourth, unity and solidarity. And fifth, duty of citizen. Now here comes the NEET issue. Tamil Nadu government wants to do away with this NEET. Alright, बिकॉज व्हाट दे थिंक है दैट नीट का सिलेबस कुछ इस तरह का है कि ये फेवर करता है कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स को। ऑलराइट, कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स को, या आप कह लीजिए अर्बन एरियाज के स्टूडेंट्स को ज्यादा फेवर करता है इसका सिलेबस। ऑलराइट, तो ऐसे में जो रूरल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हैं या जो थोड़ा सा पुअर बैकग्राउंड से आते हैं हु कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग, और फ्यू हु आर स्टडिंग इन से स्टेट बोर्ड, ओके, नॉट स्टडिंग इन सीबीएसई बोर्ड, बिकॉज द नीट का पैटर्न जो है वो काफी हद तक रिलेट करता है अपने आप को सीबीएसई बोर्ड से। राइट, तो इन्होंने एक कमेटी बनाई थी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अंडर जस्टिस ए.के. राजन कमेटी टू एग्जामिन वेदर नीट वाज एन इक्विटेबल मेथड टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स। So it said the committee submitted its recommendation, said that it undermined societal diversity. It favored the affluent in the medical education and eliminate government should eliminate this NEET. All right, because and उनने जो डेटा देखा उसमें भी देखा उन्होंने कि नीट ने बेनिफिट किया रिपीटर्स को जो ड्रॉप लेते हैं आफ्टर 12। ओके, जैसे 71% स्टूडेंट्स इन 21 जिन्होंने क्वालिफाई किया दे वर रिपीटर्स। Okay, and 99% were those who went to some sort of coaching. All right, so it discriminate against the first time applicants. Next, there is increased representation from urban centers such as Chennai. All right, so it carries the struggle to balance between uniformity and fairness with specific need and values of diverse society. आप यूनिफॉर्मिटी की बात कीजिए, आप फेयरनेस की बात कीजिए, बट आप जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के स्टेट बोर्ड्स हैं, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हैं, आप उन सबको भी जो सोशल डाइवर्सिटी है उसको भी ध्यान में रखिए। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दिस। राइट, नेक्स्ट इज इसरो टर्न्स टू आदित्य 1। आदित्य 1 हमारा एक नेक्स्ट मिशन होगा जो हम लोग लॉन्च करेंगे सन पे, सन के लिए। ओके, ऐसा नहीं कि सन की तरफ जाएगा ये एक स्टेट ऑब्जर्वेटरी की तरह सेटअप हो। देखिए, जैसे अगर यहाँ पर अर्थ है एंड हियर इज सन,
तो यहाँ कहीं पे होता है एक L1 पॉइंट, ओके, उसी तरह से L2 होता है, L5 होता है, L3 अर्थ के ऑपोजिट साइड होता है, ठीक है। तो हम इस L1 पॉइंट पे अपनी एक ऑब्जर्वेटरी सेटअप करेंगे जो मॉनिटर करेगा सन को, राइट। हियर L1 और Lagrange पॉइंट between sun and the earth. Okay. Now, what is the aim of Aditya 1? So, Aditya 1 aims to study solar corona, solar emissions, solar winds and flares, coronal mass ejection. After AstroSat, this is ISRO's second astronomy mission observatory done in collaboration with scientific and research institutes. Alright, so that's about L1. यहाँ पर काफ़ी सारे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस करनी है। तो देखिए इसमें से कुछ है कि जो आप याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बेटर होगा, ठीक है। ड्रोन्स इज वन अमंग दैम, अनदर इज जेट पैक सूट्स सोल्जर्स के लिए, ओके। वी नीड रेंज ऑफ ड्रोन्स, क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम कम्युनिकेशन क्या है? जनरली क्या होता है, जो कम्युनिकेशन करे जाते हैं आर्मी में वो कई बार आप टैप कर लेते हो, ओके, लेकिन क्वांटम कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो इसको टैप करना आसान नहीं होता। अगर आपने इसको टैप कर भी लिया बीच में से तो ये गड़बड़ा जाता है, फिर तो आपको समझ में आ जाता है सामने कि ये कॉन्वर्सेशन टैप हो चुका है, हमें इसको फॉलो नहीं करना है, ओके। तो हमें क्वांटम कम्युनिकेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम इंप्रूव करना है, फास्ट पेट्रोल बोट्स, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस, लाइट वेट आर्मर, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यूएवीज, ओके, रोबोटिक्स, मिल्स, ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड ट्रेनिंग, यू नो ना ऑगमेंटेड रियलिटी, तो उसी पे बेस्ड ट्रेनिंग, ताकि एक रियल बैटलफील्ड जैसा एक्सपीरियंस हो सोल्जर्स को, ओके, उसे कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। देन लाइट टैंक्स फॉर एंगेजिंग टारगेट्स इन माउंटेन्स। ये जो ट्रेडिशनल टैंक्स हैं ये आपको लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट में हेल्प नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हैवी, वो नहीं चढ़ पाते वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए कुछ लाइट टैंक्स जो माउंटेन्स पे चढ़ पाए। नेक्स्ट इज फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोर्टेबल हेलीपैड, क्योंकि आप हर जगह हेलीपैड नहीं बना सकते, लेकिन वॉर की सिचुएशन में आपके पास ऐसे हेलीपैड होने चाहिए जिसको आप पोर्ट कर सको इधर से उधर जल्दी, ओके। तो ये कुछ निश टेक्नोलॉजीज है जिन पे वर्क करना चाहिए इंडिया को। यहाँ पे है कि हमारे एक्सपोर्ट फिर से कम हुए हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट भी कम हुए हैं, तो ट्रेड डेफिसिट ओवरऑल नैरो ही रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक्सपोर्ट सिर्फ हमारे ही कम नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पे ही हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे फेड है यूएसए का, जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है यानी कि उनके मार्केट से मनी सप्लाई कम कर रहा है, तो जब मनी सप्लाई कम कर रहा है यानी उनके लोगों की परचेसिंग पावर भी कम हुई है, तो अल्टीमेटली उनके उनकी इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाती है, और जब वहाँ डिमांड कम होगी तो हमारे यहाँ से जाने वाला सपोज टेक्सटाइल, तो उसकी भी डिमांड कम होती है, तो अल्टीमेटली हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं। और तो जब भी अलग कंट्रीज में, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, यूएसए हो, जब भी इनके सेंट्रल बैंक्स टाइटनिंग करेंगे वहां पर, ओके, रेपो रेट की, जब भी वहां पर फेड टाइटनिंग करेगा तब तब वहां पर डिमांड कम होगी, और वहां डिमांड कम होगी तो अल्टीमेटली हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इट इज ए ग्लोबल फेनोमेना, ये कोई यूनिक नहीं है इंडिया के लिए, ये होता रहता है। Alright, so that's it about this newspaper analysis. Sorry that thoda late आया, but thanks for joining and have a great day.